तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हम एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यूनिट 2 का जो सिलेबस है आप देख सकते हो कि वो क्या है, एक मेजरली केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा होने वाला है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, उनकी डेफिनेशन, केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज, अवेलेबिलिटी क्या है एलिमेंट्स की, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये बेसिकली क्या है, जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, ये वो सब है। मैटर क्या होता है, जो सब्सटेंस, कोई भी, जो हमारे पास मोबाइल है, जो कॉपी है, वुड है, वाटर है, जो भी सामान है वो क्या है, वो मैटर है। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। पहले देखेंगे व्हाट इज मैटर। तो आपको मैंने बताया मैटर क्या होता है, जो पदार्थ, सब्सटेंस, जिसको हम मैटर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं सब पदार्थ और सब्सटेंस। ठीक है, तो वो सब मैटर होता है। और मैटर जो फ्रेंड्स होता है वो कैसे होता है, छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है, तो वो मैटर है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी है, तो वो भी क्या है, मैटर है। और उस मैटर में क्या है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब है। वाटर में क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे नोट्स में देखते हैं कि द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज। आप क्या H2O के जो पानी का ग्लास होता है, क्या आप उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर टर्म कंसिडर्ड सिनोनिमस विद मैटर इज सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ये मैटर की स्टडी है और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे कि H2O है हमारा, H2O का है, लिक्विड है, अगर इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है और H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो केमिस्ट्री यही है। और हम मैटर को सब्सटेंस भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो मैंने आपको वही बताया कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और ये जो होते हैं हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक, आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। फिर वही बात आई है, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक गिलास पानी का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला था आपको कि बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, H2O, तो इन पार्टिकल्स के बीच में भी फ्रेंड्स एकदम 100% पैक नहीं होते हैं, इनके बीच में भी स्पेस होती है। अगर आप और भी कोई सा मैटर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आप नमक ले लेंगे, तो नमक में भी क्या होगा, NaCl के इस तरह से ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स बने होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी जो क्रिस्टल्स, अलग अलग जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि गैस, जैसे ये मान के वो बलून है, बलून के अंदर गैस है, तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है मूव करते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं। तो अभी हम मूवमेंट के बारे में और देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मटेरियल होता है, उसके जो मैटर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसके बारे में भी हम और देखेंगे कि ये जो अट्रैक्शन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, मैटर को हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक फिजिकल जो कंडीशन है वो, और एक केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। फिजिकल कंपोजिशन आप देखोगे, फिजिकल स्टेट आप देखोगे, फिजिकल स्टेट तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल जब आप देखोगे तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, इसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पहली सॉलिड की बात आई, तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है। अब देखोगे कि मैंने आपको बताया कि जो मैटर होता है फ्रेंड्स, जो आप हमारा जो मैटर होता है उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितना है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट कैसा है, उनके बीच में फोर्स कैसा है। ठीक है, ये दोनों डिसाइड करती हैं कि जो मैटर है वो कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेंगे। अब जो सॉलिड होगा फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा, जो मैटर होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, एकदम क्लोज होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से दूर होंगे कंपैरेटिवली, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। और जो गैस होगी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो एकदम ही दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क है। ओके, तो अब हम एक एक करके तीनों देखेंगे। सॉलिड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या बताया मैंने आपको, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो गैप होती है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होती है, कम गैप होती है, तो इसलिए सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखते हो कि लोहे की रॉड को आप कंप्रेस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, बहुत मुश्किल है। सॉलिड की शेप जो होती है वो कैसी होती है, फिक्स शेप होती है और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है।
अगला क्या है कि ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर में जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड में तो वो मूव कर नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, अपनी जो मीन पोजीशन है, जैसे ये पार्टिकल है तो ये ऐसे ऐसे मीन पोजीशन पे ही इधर 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 जो स्पेस मिल रही है मीन पोजीशन पे ही वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल में क्या होगा, एडमेंट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सॉलिड्स में बहुत कम होगा, ठीक है। और सॉलिड के एग्जांपल आप सभी को पता है, शुगर, रॉक वुड्स। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स लिक्विड और गैस में भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो एक बार हमने समझ लिया तो आगे भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं लिक्विड। लिक्विड में आप देख सकते हो कि पार्टिकल कैसे हैं, टाइटली पैक नहीं है। इनमें जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। ये सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, सही लिखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा है। लिक्विड में क्या है फ्रेंड्स, इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जिसमें होगा उसकी कोई शेप तो होती नहीं, सॉलिड की तो फिक्स शेप होती है, बट यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस बिटवीन देम टू मूव। देखो ऐसा है कि लिक्विड को भी जैसे हम इजीली ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड के मुकाबले में, सॉलिड के कंपैरिजन में हम कर सकते हैं, बट फिर भी गैस के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो लिक्विड को इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। उनकी वॉल्यूम मतलब 1 लीटर पानी है तो ऑब्वियसली 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको बकेट की शेप चेंज कर दोगे तो वो पानी की शेप भी चेंज हो जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो सॉलिड से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड से कम होगा। क्या है एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा गैस। तो गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मुझे जल्दी बताओ कि जो पार्टिकल्स होंगे फ्रेंड, वो पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, वो गैस में ही होगा। और जो इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। आप डिफ्यूजन समझते हो ना, डिफ्यूजन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है, तो यहाँ से जो इधर जाएगा ये, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। कमरे में जो अगर परफ्यूम है तो परफ्यूम अगर गिर जाएगा तो वो रूम में फैल जाएगा, तो वो किस प्रोसेस से फैला है, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से फैला है, ठीक। तो हमारे नोट देखते हैं कि गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स जो है फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एंड दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप, ना तो इनकी कोई वॉल्यूम होती है और ना ही कोई शेप होती है, ठीक है। जैसे आप करोगे उसमें वो अरेंज हो जाएगा। अब देखो ये फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है फ्रेंड्स। अब आप क्या बोलते हो, जैसे कि वो गैस है जैसे, ठीक है, तो गैस तो मैंने मान के चलो उसको एक ऐसा, यहाँ पे जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, अभी जैसे मैंने पिस्टन की वॉल्यूम को ऐसे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वाली 1 लीटर फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी मान के चलो ये वही उतना ही अमाउंट है गैस का, तो वो क्या हो गया, मैंने उसको ये पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर मूव करते तो यहाँ नीचे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वो गैस इतने एरिया में आ जाएगी, ठीक है। तो गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती और फिक्स्ड शेप भी नहीं होती। लिक्विड की बात करें तो उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है पर शेप फिक्स नहीं होती। गैसेस स्टेट एज द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ऑब्वियसली हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, किसको, गैस को। रेट ऑफ डिफ्यूजन में हाईएस्ट होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्रेंड्स पार्टिकल्स की, वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स कैसे मूव, फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं ना इधर उधर, और फिर वॉल्स पे टकराते हैं इस तरह से, तो वो होता है। फिर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये हो गया हमारा, और एग्जाम्पल क्या है, एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसियस स्टेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स एक और, जैसे हम जो 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ते हैं, लिक्विड पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं, और स्टेट्स हैं 2 जिनको हमको देखना है, एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी प्लाज्मा स्टेट क्या होती है फ्रेंड्स, प्लाज्मा क्या होता है फ्रेंड्स, होती है भी गैस ही है। जैसे मान के चलो ये गैस का मॉलिक्यूल है ए, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ए ए ए, यहाँ पे मैं इधर बता देता हूँ आपको, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपके ए ए इस तरह से। अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे कोई बहुत हाई एनर्जी दी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने ये एनर्जी दी, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, और ये बीच में साइड क्या बच जाएगा, आयन बच जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक सिंपल बता रहा हूं, एक सुपर आयोनाइज्ड जो गैस होती है, सुपर आयोनाइज्ड गैस जो होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, प्लाज्मा होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखने की, जो हमारे यूनिवर्स में जो मैक्सिमम जो स्पेस कवर है वो किससे कवर है, वो फ्रेंड्स प्लाज्मा से ही कवर है। क्योंकि यूनिवर्स में जो गैशियस मैटर है, तो वो मैटर कैसा है, वहां पे क्या है फ्रेंड्स, आयन्स हैं, और उसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं वो हैं, ठीक है। तो हमारे मैटर में देखते हैं हम कि प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वॉन्डर अराउंड फ्रीली अमंग द न्यूक्लियर एटम्स। तो ये ध्यान रखना बहुत अहम भी है, मैं श्योर हूँ कि ये प्लाज्मा क्वेश्चन आएगा ही जरूर,
जिस तरह से एमपीपीएससी का पैटर्न चल रहा है पेपर्स क्वेश्चंस का, तो ये जरूर आएगा। तो क्या है, प्लाज्मा इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, इतना आप लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे इन विच मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स wander around freely among the nuclei of atoms, sorry this is around, मैं इसको इस प्रेजेंटेशन में सही कर दूंगा, आपको जब ये नोट्स मिलेंगे तो इसमें सही होगा, ठीक है। तो wander around freely around the nuclei of atoms, ठीक है। एक बार और दे देता हूँ, बता देता हूँ प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, इतना याद कर लेंगे हम। उसके बाद क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्रीली वॉन्डर करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। मैंने आपको बताया ना, जैसे ये ए हो गया, ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो ये बचा क्या, न्यूक्लियस बच गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अराउंड वो इलेक्ट्रॉन्स वॉन्डर करते हैं, तो वो प्लाज्मा है। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस सैंपल ऑफ मैटर स्टे विद द सेम एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसमें निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉलिड जैसे गैस है, हम मान के चलो नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अलग हो जाएंगे। H2O है तो H2O के इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रहेंगे, लेकिन यहाँ प्लाज्मा में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। इन प्लाज्मा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव सच हाई एनर्जी लेवल्स दैट नो न्यूक्लियस कैन होल्ड देम। मैंने आपको बताया कि उसको एनर्जी इतनी दे देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर आयनाइज्ड गैस भी बोलते हैं, विच कैन कंडक्ट अ लार्ज एंड सस्टेन्ड इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस होती हैं प्लाज्मा की, बहुत इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस हैं, क्या इलेक्ट्रिक लैंप, लेजर, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में क्या है प्लाज्मा का यूज होता है। तो आपने प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में सुना होगा, तो ये वही है, ठीक है। और 99% विजिबल यूनिवर्स है वो भी प्लाज्मा से बना है, तो इस पर स्पेशली ध्यान देना है फ्रेंड्स प्लाज्मा पे, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन, ये प्लाज्मा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे अगर जूम करके, ये क्या है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ठीक। तो व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वॉन्डर अराउंड, किसके किसके अराउंड वॉन्डर करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, ओके। एक आपका है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक सुपर फ्लूइड होता है, सुपर फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल को कंप्रेस, मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल क्या है, जैसे ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो मुझे बताओ कि तीनों में मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, किसके पास होती है, गैस के पास, क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल क्या फ्रीली वॉन्डर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड के पास, यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे ज्यादा एनर्जी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये गैस के मॉलिक्यूल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर लिक्विड के पास। तो अगर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर ये लिक्विड ये मान के चलो, हम इसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। ध्यान रखना कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा एक रफली हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो हम उनकी जो मोमेंट टेम्परेचर को कहाँ ले आएंगे फ्रेंड्स, टेम्परेचर को हम ले आएंगे -273 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका मतलब होता है 0 केल्विन। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये जो स्टेट बनती है, मतलब एक हमारे पास लिक्विड है, फिर उसको हमने टेम्परेचर कहाँ कर दिया, इतना नीचे ले आया, उसकी एनर्जी कम कर दिया, तो ऐसी जो स्टेट बनती है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फ्रेंड्स हमारे लिए तो सिर्फ एक स्लाइड है, लेकिन यहाँ सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर पीएचडी भी होती है। आपने सुना होगा लार्ज हैड्रन कोलाइडर, तो वो भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से रिलेटेड है। तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारी स्लाइड में क्या लिखा है हम देखते हैं। Discovered in 1995, Bose-Einstein condensate were made with the help of advancements in technology। मैंने आपको बताया किसने डिस्कवर किया, कार्ल वीमन एंड एरिक कॉर्नेल ने। तो उन्होंने क्या करा, एक रूबिडियम का सैंपल था, उसको ठंडा किया विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड लेजर। कहाँ तक ठंडा किया, एब्सोल्यूट 0 तक, ठीक है। इस टेम्परेचर पर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स negligible as this bring down the kinetic energy, the atoms no longer stay separate but they begin to clump together as the atom join together they form a super atom। अब क्या है, मॉलिक्यूल थे उनकी एनर्जी कम कर दी तो मॉलिक्यूल कैसे आ गए, पास में आ गए, ठीक है। और ये पास में जब आ गए तो ये क्या एक सुपर एटम बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, सुपर फ्लूइड। फ्रेंड तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर सॉलिड के भी मॉलिक्यूल पास होते हैं, लिक्विड के भी पास होते हैं। ध्यान रखना कि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल पास होते हैं, लेकिन हमने उनको ऐसा कोई एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर तक ठंडा नहीं किया होता। दैट्स वाई बी जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो उनसे अलग है, ठीक है। तो हमको ये डाउट नहीं रखना, इसी को हम सुपर फ्लूइड भी कहते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑल्सो शो प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर फ्लूइड। इसमें क्या होता है, विदाउट फ्रिक्शन वो मूव करता है, ठीक। तो ये भी हमारा हो गया। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो आगे हमारा क्या टॉपिक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कैसे कन्वर्ट होगा आप देख लो, आपको मुझे बताओ यहाँ पे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो पहले हम इसमें इसमें देखते हैं लिक्विड और गैस में। तो लिक्विड को आपको गैस बनाना है तो कैसे बनाओगे, हीट दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इवापोरेशन हो जाएगा। गैस से लिक्विड बनाना है, क्या करोगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड बनाना है, कैसे बनाओगे,
उसको क्या कर दोगे आप, मेल्ट कर दोगे। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब सॉलिड से लिक्विड आपने बना दिया, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, क्या करोगे, ठीक है, गर्मी की याद आई, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको फ्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे बात आई है सॉलिड से गैस में। तो सॉलिड से जब गैस सीधे कन्वर्ट होती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सब्लिमेशन। और जब गैस से सॉलिड में होता है तो क्या बोलेंगे उसको, डिपोजिशन। तो ये सब हमने पढ़ा, यही हमको नोट्स में भी देखना है। फिर बता देता हूँ, इधर देख लेते हैं नोट्स में ही, ये देखो यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो मेल्ट हो जाए, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। इसी तरह से सॉलिड की जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है, सब्लिमेट करेंगे तो वो गैस, फिर गैस को डिपॉजिट करेंगे तो सॉलिड। इसी तरह से पानी को गर्म करेंगे तो वो बनता है वाष्प, वाष्प इवापोरेट हो जाता है। और अगर वो कंडेंसेट हो जाएंगे गैस के पार्टिकल तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। आपने देखा होगा जब पानी गर्म करते हैं तो अगर आपने उसको किसी चीज़ से कवर किया हुआ है तो आप देखोगे कि जो ऊपर जो ढक्कन होता है उसके ऊपर पानी की बूंदें होती हैं, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, देखो आप, चेंज ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज इन अ मैटर, दिस आर फेस चेंज। ये फेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये अलग अलग फेस हैं। ओके, रिवर्सिबल चेंजेस एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेस इन द केमिकल मेकअप ऑफ द मैटर। अब पानी को करोगे आप तो पानी H2O का H3O तो नहीं बनेगा, तो केमिकल मेकअप चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल होता है। अभी हम फिजिकल और केमिकल चेंज भी पढ़ेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इवापोरेशन जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, तो आप क्या बताएंगे, फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया कि गैस और लिक्विड और सॉलिड ये सब कैसे बनते हैं, एनर्जी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी से बनते हैं। ठीक है, तो ये वही है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया सॉलिड और लिक्विड, हमने देखा था। तो हम जब सॉलिड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड द बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस द मॉलिक्यूल मूव फार एंड वाइड एंड लिक्विड स्टेट इज अटेंड। तो सिंपल है, ठीक है, हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। आपको पता है फ्रेंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, तो ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा कैसे, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ये बात ये है कि ये जो टेम्परेचर है ना 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे सॉलिड और लिक्विड वो कैसे रहते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों साथ में रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस एक वो टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं। अगर सॉलिड है तो यहाँ से वो मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होगा, कौन, वाटर। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होना शुरू होगा, मतलब दोनों स्टेट रहती हैं। तो इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। लिक्विड से गैस क्या, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। On heating of the liquid, the kinetic energy of the molecule increases and the molecules become free and start moving randomly. This is gaseous state of matter. ठीक है, अब कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मैटर की फ्रेंड्स। तो एक तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जो लिक्विड होना जस्ट शुरू होता है एक प्रेशर पे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा मेल्ट हो जाए, क्या होगा, जहाँ से शुरू होगा। टेम्परेचर एट विच मेनी सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल, जहाँ पे गैसियस स्टेट में बदलना शुरू हो जाए लिक्विड। डेफिनेट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट एट स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर चेंज करने से भी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रेशर लिखना जरूरी है। ठीक, इवापोरेशन क्या होता है, आपको पता है कि जब लिक्विड से वेपर बदलता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है जल्दी बताओ, गैस से लिक्विड, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा। अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मैटर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं, तो हम शुरू करते हैं हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने फ्रेंड्स क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज मैटर, फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात करी। तो हमने देखा कि फिजिकल अगर बेसिस पे देखेंगे तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 2 हमने और पढ़े, प्लाज्मा जो और बड़ा, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम बात करेंगे अगर केमिकल बेसिस पे हम मैटर को डिवाइड करें तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स केमिकल बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो मैटर है फ्रेंड्स, मैटर केमिकल बेसिस पे अगर हम इसको बात करेंगे तो एक तो हमारे हो जाएंगे प्योर सब्सटेंस और एक होगा हमारा
मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा एलिमेंट और एक हो जाएगा हमारा कंपाउंड। और मिक्सचर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, होमोजीनियस, और एक हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स एलिमेंट क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भी सब्सटेंस है हमारा जिसमें सिर्फ एक ही वन टाइप ऑफ कंपोनेंट है, क्या है, वन टाइप ऑफ कंपोनेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे पानी का गिलास पड़ा हुआ है, तो इसमें सिर्फ क्या है, H2O, सिर्फ एक ही टाइप का कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, प्योर होगा। अगर इस पानी के गिलास में मैंने क्या मिला दिया, दारू मिला, अल्कोहल मिला दिया, दारू मिला दी, तो फिर क्या हो जाएगा ये फ्रेंड्स, ये बन जाएगा हमारा मिक्सचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो समझ में आ गई आपको बात। तो हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, वन टाइप ऑफ कंपोनेंट होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो और मिक्सचर में क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट। ओके, अब प्योर सब्सटेंस में भी दो हैं, एलिमेंट है और कंपाउंड है। तो एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम होता है, वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एक ही एटम का टाइप होगा, मतलब मान के चलो अगर ये जैसे सोडियम है तो इसमें सिर्फ सोडियम ही है, तो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन है O2, तो दिस इज एन एलिमेंट। ठीक है, N2 है तो दिस इज एन एलिमेंट। एक ही टाइप का है ना, कोई दूसरा आइटम तो नहीं है, एक ही टाइप का आइटम है बस। कंपाउंड में क्या होगा फ्रेंड्स, जो एटम होगा वो मोर देन वन एटम होंगे। जैसे कि H2O है, तो H2 मान के चलो पानी का गिलास है, तो इसमें क्या है, H2O है ये, इसका मॉलिक्यूल, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के एटम्स हैं, कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसी पानी में मैं अल्कोहल मिला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, ओके, तो यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं हम, आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हमारा H2O है, और ये हमारा H2O प्लस C2H5OH मतलब अल्कोहल है। तो ये क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर। ठीक है, तो एलिमेंट है हमारा। तो एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको कि और सिंपलर सब्सटेंस में क्या नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि ऑक्सीजन, गोल्ड, सल्फर, आयरन। अभी तक, अब इसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे तो अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में 118 नॉन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आगे और डिस्कवर भी हो सकते हैं, तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, हम हमारी तरफ से भी नोट्स में अपडेट कर देंगे। अब क्या है, देखिए इसमें 20% जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन लैब में बनाए गए हैं। ओके, और उसके बाद इसमें नॉन एलिमेंट्स में 11 गैस हैं, आप ध्यान रखना। कौन सी 11 गैस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6 नोबल गैस। नोबल गैस मतलब जो ये पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है, तो 11 गैस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो ये हो गई, और उसके बाद हमारी क्या हो गई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 6 और 4 10, और एक हमारी हो गई, सॉरी, हीलियम। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6, वो तो 11 हो गई। ठीक है, और उसके अलावा जो दो हैं, ब्रोमीन और मर्क्यूरी, ये लिक्विड्स होते हैं। अब ये सीसियम, गैलियम जो है, ये भी ये लिक्विड नहीं होते, लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़े से, रूम टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लिक्विड किसको बोलते हैं, ब्रोमीन और मर्क्यूरी को ही बोलते हैं। और मैक्सिमम जो है पीरियोडिक टेबल में वो हमारे सॉलिड्स ही हैं। ठीक है, एलिमेंट को, अगर ये मैंने सोडियम को एक एलिमेंट है, अगर इसको रिप्रेजेंट किया तो कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, यहाँ सोडियम का सिंबल लिख दिया, उसके बाद ऊपर 23 लिखा, नीचे 11 लिखा। तो ये जो 23 है वो इसका क्या है फ्रेंड्स, एटॉमिक मास है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मास नंबर। ठीक है, और ये क्या है इसका, एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो 2 और मोर एलिमेंट से बने होते हैं, जिसमें दो या दूसरे, जैसे H2O मैंने आपको बताया वो। ठीक, मिक्सचर मैंने आपको बताया जहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, जैसे कि H2O हो गया, और अल्कोहल मैंने आपको बताया। क्रूड ऑयल एक मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, कौन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसमें बहुत सारे हैं, तो वो क्या है, क्रूड ऑयल एक मिक्सचर है। सी वाटर, सॉल्ट वाटर, एयर में क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत कुछ है। ठीक है, तो इंक, गन पाउडर, ये सब क्या है फ्रेंड्स, मिक्सचर है। अब टाइप ऑफ मिक्सचर देखोगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आप ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मल्टीपल फेस, और होमोजीनियस में क्या होता है, सिंगल फेस। अब मुझे बताओ, एयर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, तो एयर क्या है फ्रेंड्स, है, आप देखोगे कि आप उसमें, आपको एयर जो दिखेगी, आप उसमें अलग अलग कुछ, एयर में क्या होता है, एयर इज अ मिक्सचर। क्यों वो मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, CO2 भी है, तो ये तो पक्का है कि ये मिक्सचर है।
अब आप मुझे बताओ कि क्या आप नाइट्रोजन को अलग कर सकते हो, या हाथ जिसे हाथ सही बिल्कुल विदाउट एनी केमिकल मीन्स नाइट्रोजन अलग कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एयर आपको एक सिंगल फेस में दिखती है, पूरा एक ही फेस दिखता है, गैशियस फेस। ऐसा तो है नहीं कि एयर में नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, सिंगल फेस है। ठीक है, तो एक फेस है तो वो क्या है, होमोजीनियस हो गया। अगर मैं बोलूँगा आपको, मुझे बताओ कि पानी में अगर मैंने क्या डाल दिया फ्रेंड्स, मिट्टी डाल दी, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा? पहली बात, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक तो हमारा H2O है, दूसरा हमारी सैंड है, तो ये दो इसमें हो गए सब्सटेंस, दैट इज वाई इट इज मिक्सचर। अब आप पानी को सैंड को अलग अलग देख सकते हो, हाथ से अलग कर सकते हो, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। मुझे बताओ, अगर आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो क्या होगा, अलग अलग दिखेंगे आपको, तो वो भी क्या हो गया फ्रेंड्स, हेट्रोजीनियस हो गया। आप मुझे बताओ एलॉय, एलॉय क्या होता है? अभी हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में कि एलॉय क्या होता है। आप जब दो मेटल्स को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो एलॉय बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी फिर एक सिंगल फेस आ जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस ही बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे नोट्स में। तो मिक्सचर ऑफ सैंड मिक्स विद सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन इन वेरियस पार्ट्स। अब जैसे पानी का गिलास है, उसमें नीचे सैंड है, ऊपर पानी है, तो ऊपर तो क्या होगा, पानी होगा, अब नीचे जाओगे तो क्या होगा, सैंड होगी। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी ना, ऊपर अलग प्रॉपर्टी, नीचे अलग प्रॉपर्टी। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, पूरी जगह क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये सही है कि उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस है, लेकिन कंपोजिशन कैसी होगी, उसकी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैंने पानी में नमक घोल दिया, अब वो तो पानी ही दिखेगा आपको, नमक तो दिखेगा नहीं। तो आप उसको कहीं से भी आप लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, कहीं से भी आप पानी दिखाओगे तो उसके अंदर H2O प्लस NaCl ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि H2O मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या है, शुगर मिक्स्ड विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सचर व्हिच पोजेस द सेम प्रॉपर्टी एंड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट देयर मास। ठीक, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस, ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस। और डिफरेंस देख लेते हैं अब जो हमारे डिफरेंस है, हम एक जो IMP क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बताओ। तो कंपाउंड क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट, H2O लिखा तो कंपाउंड, H2O प्लस NaCl कर दिया या अल्कोहल कर दिया, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, मिक्सचर हो गया। तो कंपाउंड और मिक्सचर में हमको डिफरेंस बताना है। तो कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये केमिकली कंबाइन हुए हैं, इनमें बॉन्ड बना तो जाके ये कंपाउंड बना। ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा, H2O और NaCl, पानी और नमक को मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों में ऐसा कोई कंपाउंड बनता है क्या, ऐसा कोई कंपाउंड बनता है कि NaH2OCl, ऐसा कुछ बनता है क्या, नहीं बनता। केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ क्या होती है फ्रेंड्स, फिजिकली मिक्सिंग होती है, तो फिर ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है, टाइप, तो कंपाउंड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कोवेलेंट कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आगे हम देखेंगे। ठीक है, मिक्सचर के 2 टाइप्स हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कंपाउंड्स फॉल अंडर प्योर सब्सटेंसेस, प्योर होते हैं ये, और मिक्सचर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये इम्प्योर होते हैं। कंपोजिशन डिटेल, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इज ऑलवेज फिक्स्ड, मिक्सचर कैन है वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्मिंग इट। पानी और नमक आप कितना भी मिला दो, 20% पानी मिला दो, 80% नमक मिला दो, या इसको उल्टा कर दो, लेकिन केमिकल, अब H2O है, H2O एक कंपाउंड है, तो H3O तो नहीं होगा ना। ठीक है, नेचर, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ऑब्वियसली उनमें तो एक ही फेस होता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय आइदर केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अब जैसे इनको अलग करना है अगर आपको H2O को, तो आपको एक ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल जैसा एक पूरी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा, जैसे ये चार्ज होगा, फिर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। लेकिन ऐसे सिंपल मेथड से आप उसको अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से। मिक्सचर में तो आप क्या कर सकते हो, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, पानी और सैंड, वाटर एंड सैंड को अलग नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप अगर कहना पानी और नमक को अलग करना चाहो तो आप इवापोरेशन की मेथड से उसको अलग कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर यूनिक टू देमसेल्फ एंड नीड नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब देखो इधर बहुत बढ़िया एग्जांपल, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो यूनिक होगी, अलग होगी। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर जनरली द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट की इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी जो है, पूरा नया कंपाउंड ऐसा नहीं बनता। दोनों के, जैसे पानी में आपने शुगर मिला दी तो उसमें पानी की जो लिक्विड की प्रॉपर्टी थी वो भी है, और शुगर जो मीठी है वो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया। न्यू सब्सटेंस एक नया पदार्थ बन जाता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो इनके होते हैं वो कंपाउंड के डिफाइंड होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें तो आप कंपोजिशन चेंज कर दोगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल, पानी एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है। इसमें क्या है, मिक्सचर के एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, तो ये मिक्सचर के एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमने क्या देख लिया, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस भी हमारा पूरा हो गया। आगे हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे फ्रेंड्स। फैक्ट्स, अब मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे पानी में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार, पानी में जैसे आपने शुगर मिला दिया तो वो एक सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे जो शुगर होगी उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो हमारा वाटर है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो, तो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को लिखते हैं मोल्स में, ठीक है। अगर कितने मोल्स हैं, अगर जैसे हम लिख दें कि 2 मोल्स ऑफ शुगर इन वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे 2 मोल पर लीटर, तो वो उसकी कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड। तो हमको हमारी लाइफ में कभी भी सैचुरेशन नहीं आने देना, मतलब और कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। बोलते हैं ना इसकी लाइफ में सैचुरेशन आ गया, तो वो चीज हमको कभी नहीं होने देनी। अनसैचुरेटेड क्या होता है फ्रेंड्स, अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें अभी भी जो सॉल्वेंट में सोल्यूट अभी भी घुल सकता है, ठीक है। ये आप नोट्स में और पढ़ लीजिएगा। सस्पेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, सस्पेंशन जैसे सैंड इन वाटर होता है, सैंड आप वो पानी में डाल दोगे तो वो घुलता नहीं है, वो पूरा नीचे बैठ जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स हैवी होते हैं, तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। कोलाइड क्या होता है, देखो फ्रेंड्स 3 कैटेगरी है, एक तो होता है हमारा सोल्यूशन, ठीक, एक होता है हमारा सस्पेंशन। सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट पूरी तरह से घुल जाता है। सस्पेंशन में क्या होता है कि घुलता नहीं है, वो ऐसे नीचे बेस पे बैठ जाता है। कोलाइड में क्या होता है, बीच की स्थिति जो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, कोलाइड है। अब कोलाइड में क्या है फ्रेंड्स कि ना तो वो घुलेगा ना नीचे बैठेगा, ऐसे बीच में रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कोलाइड बोलते हैं, ठीक। आपने कभी थिएटर में जब पहले मूवी देखते थे तो पीछे से लाइट आती थी, आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते थे, तो वो भी एक तरह का कोलाइड ही है, क्योंकि उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो एयर क्या हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, एयर एक सॉल्वेंट हो गया और डस्ट पार्टिकल सॉल्यूट हो गए, तो वो नीचे बैठ भी नहीं रहे और घुले भी नहीं पूरे, अलग फेस दिख रहा है उनका पार्टिकल्स का, ठीक है, अलग अलग दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स हमको, तो वो है, ठीक है। इसी तरह से जब हम ये कोलाइड पे लाइट मारते हैं ना तो इसे कोन बन जाता है। अब ये कोन क्यों बना, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो लाइट को क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। और कुछ इवापोरेशन आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये मेथड्स है हमारी कि मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, एक मिक्सचर है तो हमको प्यूरिफाई करना है, तो कैसे करेंगे। अब मिक्सचर है, मतलब जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है, तो आप क्या करोगे, आप पानी को जो है इवापोरेट कर लो, तो पानी, और उसके बाद उसको कंडेंस कर लो, तो नमक तो नीचे ही रह जाएगा और आपका पानी आपको अलग से मिल जाएगा, तो एक ये मेथड हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मेथड होती है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगर होते हैं बड़े बड़े, तो अब क्या होता है, पानी को जैसे ऐसे पानी है और नीचे हमने मशीन लगा दी तो ये एकदम एकदम घूमेगा बड़ी तेजी से, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो तो ऊपर आ जाएंगे और नीचे पार्टिकल बैठ जाएंगे, तो हम तो भी हम जो है पानी को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जब एग्जामिनेशन होती है ना ब्लड यूरिन की, या हम पानी, ये मिल्क से क्रीम अलग करते हैं, तो ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन, जो आप दही बनाते हो वो भी सब यही प्रोसेस है। तो हम देखते हैं इसमें, तो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लिक्विड आर वेरी फाइन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानने वाली मेथड, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड यूज की जाती है। इफ द मिक्सचर इज स्विल्ड रैपिडली देन द हेवी पार्टिकल सेटल डाउन एंड लाइटर पार्टिकल कम्स अप, तो हम जो है उससे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी मेथड से मिल्क से जो क्रीम को अलग किया जा सकता है, तो आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, तो आप ये देख सकते हो कि सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, द मेथड इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड, on leaving the mixture still the particles of insoluble heavy substance settle down, this process is called sedimentation। अब जैसे ये इसमें कोई insoluble impurity है तो आप इसको छोड़ दो ऐसे लंबे टाइम तक, तो ये क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, फिर जब नीचे बैठ जाएंगी तो क्या होगा ये फ्रेंड्स, पानी पानी ऊपर, तो आप इसको डिकेंटेशन कर लो, पानी निकाल लो और ये तो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये बड़ी अच्छी प्रोसेस है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, ग्राफ मतलब ये जो ग्राफ आता है वो। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे एक, जैसे हम ये स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है, इस सॉल्वेंट को हम बोलते हैं फ्रेंड्स मोबाइल फेस। अब इस सॉल्वेंट के अंदर कंपोनेंट्स हैं, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रिप ऑफ पेपर, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर होता है, महंगा आता है, इसको हम ऐसे डुबा देते हैं। डुबाते कैसे हैं, इसको जैसे ये पानी है ना, तो जो स्ट्रिप होगी हमको पूरा नहीं डुबाना, इतना इसे इतना डुबाना है। अब वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये पानी जो कैपिलरी एक्शन की से राइज करता है। अब जब क्या पानी में क्या है, कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट्स भी राइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स एक स्पीड से राइज नहीं करेंगे। कोई कोई कंपोनेंट होगा जो यहीं पे ऊपर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, और कोई कंपोनेंट होगा जो आगे चले जाएगा और आगे जाके रह जाएगा, ठीक है, और कोई कंपोनेंट होगा जो यहाँ तक चले जाएगा, ठीक है, और फिर सॉल्वेंट जो हो सकता है वो सबसे ऊपर जाए, ठीक। तो उससे क्या होता है कि हम जब एक कंपोनेंट अलग अलग जगह पे एड्जॉर्ब होंगे तो उस मेथड से क्या होगी, एक सेपरेशन पॉसिबल है, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये ऐसा एक सिर्फ क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि इसमें हम खाली देख सकते हैं कि कितने कंपोनेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कंपाउंड को, मतलब जैसे इसके अंदर 3 कंपोनेंट है ए, बी और सी, तो हमने तीनों अलग अलग करके निकाल लिए, ऐसा नहीं होगा। हमको सिर्फ पता लग जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि आपकी जो मेथी के पत्ते होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, तो उन पिगमेंट्स को देखना होता है हमको कितने पिगमेंट्स हैं। तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वहाँ कितने पिगमेंट्स हैं, ओके। क्योंकि अलग जितने हमको स्पॉट्स मिलते हैं उतने हमारे पिगमेंट्स होते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी हो गई। अगला क्या है हमारा फ्रेंड, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉलिड से चीजें जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन लिखी है, हम उसको नोट्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन फ्रेंड्स क्या होता है, ये दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है। जैसे कि ये एसीटोन और वाटर, अल्कोहल और वाटर, अब इनके क्या है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे। अब मान चलो कि ये इसमें 2 कंपोनेंट है, ए और बी, दोनों लिक्विड है। तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो हमने गर्म किया, तो ए तो पहले ही बॉयल हो जाएगा। जब बॉयल हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे कंडेंसर में ले लेंगे और उसको वापस से फिर से हम लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको यहाँ ले लेंगे, और नीचे क्या रह जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पे हमको मिल गया ए, यहाँ मिल गया बी। तो ध्यान रखना कि ये किसके लिए होता है कि सेपरेट मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को अलग करने, जो सोल्यूबल है उनको होता है। और कब होता है कि जब उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा हो, व्हेन डिफरेंस बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ 2 लिक्विड इज लार्ज। आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लार्ज, ठीक। अब हमारा आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता, तो हमको ऐसे जो चेंबर होते हैं ना, उसमें से फ्रैक्शन वाले चेंबर यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, उनके लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वो ऐसे पहले पेट्रोलियम अलग हो गया, फिर गैसोलीन अलग हो गई, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ज्यादा है तो हमारी सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसको आप यहाँ पे डिस्टिलेशन की जगह सिंपल डिस्टिलेशन भी लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारी अगली आती है वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है। अब फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि एक सॉलिड होता है जो कि सॉल्वेंट जब हॉट होता है तो सोल्यूशन बना लेता है, लेकिन जब वो कूल हो जाता है, ठंडा कर देते हैं, तो फिर से वो जो है सोल्यूशन जो है क्या करता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। मतलब वो जैसे कि हमने उसको गर्म किया तो वो घुल गया, लेकिन जब ठंडा हुआ तो वापस वो जो है प्रेसिपिटेट बन गया और नीचे बैठ गया। तो यही इसका प्रिंसिपल है। हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा इम्प्योर सॉलिड है, हम क्या करेंगे उसमें, जैसे हमारा कोई भी इम्प्योर सॉलिड है तो एक प्रॉपर हम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम उसको फिर से क्या करेंगे फ्रेंड्स, ठंडा करेंगे, 1 सेकेंड, ठंडा करेंगे। अब ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा फ्रेंड, वो उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो फिर सॉल्युबल था नहीं, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो जो क्रिस्टल होगा उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जो इंप्यूरिटीज होंगी वो किस में रह जाएंगी, सॉल्वेंट में रह जाएंगी। वो क्रिस्टल हमने अलग कर लिया। तो इस मेथड से भी आप प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा है फिल्ट्रेशन, तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो आप ऐसी एक फनल होती है, ठीक है। आप फनल में ध्यान रखना कि जो ऊपर आप बचता है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे फिल्ट्रेट। कोई भी हमारा, जैसे ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए होता है, होमोजीनियस के लिए नहीं होगा। मतलब सैंड, अगर पानी में सैंड है तो आप डालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, सैंड ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पानी में आपका क्या है, नमक घुला हुआ है, तो फिर वो नमक और जो घुला हुआ नमक है वो नीचे आ जाएगा, फिर नहीं होगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन इज ओनली फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आखिरी हमारा क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। जैसे हम सिंपल डिस्टिलेशन में क्या कर रहे थे कि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट था और फिर कोई अंदर इसके कोई सब्सटेंस था जिसको हमको निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, फिर वो जो आपका जो सब्सटेंस होगा वो इवोपरेट होगा, फिर हम उसको कंडेंस करेंगे, ठीक है, और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, यही था ना, ठीक। लेकिन अगर मान के चलो सब्सटेंस ऐसा है कि अगर उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया, तो बॉइलिंग पॉइंट तक अगर मान के चलो सब्सटेंस क्या है, ए बी है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो सब्सटेंस है, अगर उसको हमने गर्म किया उसके बॉइलिंग पॉइंट तक सॉरी, और बॉइलिंग पॉइंट आते आते तो उस ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वही टूट गया, तो सब्सटेंस ही टूट गया। तो ऐसी केस में जहां पे हमको गर्म तो करना है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करना, क्योंकि उसको डिकम्पोज होने का डर है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक साइड पानी गर्म होता है और एक साइड हमारा क्या होता है, जो हमारा पदार्थ होता है। तो पदार्थ के पूरे वेपर्स तो नहीं बने होते, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया होता, थोड़े बहुत वेपर्स होते हैं, पानी के वेपर्स तो बन चुके होते हैं। तो ये जो वाटर के वेपर्स है वो इधर आते हैं, और जो पदार्थ के वेपर को ऐसे उसके बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता,
तो भी वो क्या करते हैं, उस वो पदार्थ के जो वेपर है, सब्सटेंस का जो वेपर है, उसको कंडेंसर में ले जाते हैं। तो यहाँ से हमको सब्सटेंस मिल भी जाता है और डिकम्पोज भी नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मिक्सचर जो है बनाने की प्रोसेस है। तो हमने फ्रेंड्स क्या क्या देखा, ठीक है, इस लेसन में हमने क्या क्या देखा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैटर क्या होता है, फिर हमने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, एक हमने पढ़ी फिजिकल बेसिस पे और एक हमने पढ़ी केमिकल बेसिस पे। केमिकल बेसिस पे जब हमने पढ़ी तो हमने 3 पढ़ी, एक हमने पढ़ा सॉलिड, एक हमने पढ़ा लिक्विड, एक हमने पढ़ा गैस। इसके अलावा 2 और हमने स्टेट्स पढ़ी जो कि थी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों स्टेट्स हैं वो आपस में कन्वर्ट कैसे होती हैं, ये बताया मैंने आपको। ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ खत्म। फिर मैंने आपको बताई केमिकल। तो केमिकल में मैंने आपको बताया कि 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका प्योर और एक होता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस जो कि जिनमें क्या होता है फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता है। एक जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें भी एलिमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम्स होते हैं, और एक होता है कंपाउंड जिसमें पदार्थ तो एक ही होता है, सब्सटेंस तो एक ही होता है, लेकिन एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल H2O। फिर हमने मिक्सचर की बात करी जिसमें कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं जैसे H2O प्लस NaCl। फिर हमने ये एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़े, फिर हमने कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ा। मिक्सचर में भी हमने होमोजीनियस देखा, हेट्रोजीनियस देखा। फिर हमने एक और टॉपिक देखा कि मिक्सचर में जो अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके क्या हैं, तो हमने सबके बेसिक देखे। आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आई फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर से बेसिकली यूनिट 2 के इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मैंने देखा है जो आया है कि ऑर्गन जो गैस है वो क्या होती है और उसके यूज़ क्या होते हैं, आप ये बताएं। उसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो यहाँ से आया वो नहीं आया है, पर अब जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। एक तो आपका जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्लाज्मा क्या होता है, आ सकता है। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आ सकते हैं, तो इसको आप लिख के देखिएगा, नोट्स में ही है। ठीक है, उसके अलावा एलिमेंट क्या होता है ये आ सकता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ गैस कितनी है पीरियोडिक टेबल में ये बताइए, और लिक्विड कितने हैं ये बताइए। तो ये सब क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आने वाले जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा मेटल नॉन मेटल, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये जो बता देता हूँ आपको कि ऑर्गन और उसका यूज़ क्या होता है। तो ऑर्गेनिक नोबल गैस होती है, ये एटमोस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है। इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स, इसका मेनली यूज़ होता है इनर्ट शील्डिंग गैस इन वेल्डिंग। तो ये जो वेल्डिंग पर्पसेस होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आप सिर्फ इतना लिखिएगा। और दूसरी जो है अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच हाई टेम्परेचर इज देयर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। तो आगे भी हम जो है अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा मेटल और नॉन मेटल उसको खत्म करेंगे हम। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी आपके डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें, हमें फीडबैक दें कि और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, नोट्स आपको ये टेलीग्राम, ये जो आपका पावर पॉइंट की फॉर्म में ये आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।